जिन्होंने अपनी हड्डियां डोनेट करी थी राक्षसों को मारने के लिए, ऐसा हमारे लिखा हुआ है, मतलब अपने किताबों में लिखा हुआ है। तो हैप्पी महर्षि दधीची जयंती। ऐसे दानवीर भी थे जिन्होंने अपनी हड्डियां तक डोनेट कर दी। और मैं जब एक रोटी डोनेट करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि हाथ पैर नहीं है क्या भाई, कमा के नहीं खा सकते क्या, उठ के आ जाते हो हमारे घर पे, ऐसा ऐसा, हाँ बोलते हैं हम, सुनाते हैं। तो दान हमारे से होता है मुश्किल से, और दान लेने में अपन सबसे आगे हैं। अगर कोई के गिफ्ट है ये, हाँ लाओ लाओ लाओ, उस टाइम पे अपन नहीं बोलते कि हम कमाने के लायक हैं, हम ये गिफ्ट नहीं लेंगे, हमको नहीं चाहिए। सो चलो देखते हैं जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का भी एक अच्छा कहानी है। जैसे ऑक्सीन का बाप और बेटे ने मिलके खोजा था, है ना, डार्विन और डार्विन के लड़के ने, फ्रांसिस्को डार्विन ने। और सडन पता चला था कि यार ये जब टेस्टिंग कर रहे हैं, कोलियोप्टाइल को काट रहे हैं, तब ग्रोथ फोटोट्रोपिज्म में शो नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही कोलियोप्टाइल को रख रहे हैं तो फोटोट्रोपिज्म में शो हो रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ चीजें हैं यहाँ पे। ऐसे जिब्रेलिन का भी सबसे पहले जो डिस्कवरी हुआ था वो आपके अ, जापान के अंदर हुआ था। वहां पे एक्चुअली क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि जो चावल के पौधे हैं वो सडनली ऐसे लंबे हो रहे हैं जैसा आज तक नहीं हुआ। जैसे मान लो कि जनरली पौधे जो होते हैं वो इतने, चावल के पौधे इतने होते हैं मान लो, लेकिन सडन 50% ग्रोथ हो गई, मतलब इनसे डबल हो गए। और वो दिखने में भी इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे, जैसे नॉर्मल प्लांट दिखता है वैसे भी नहीं, कुछ अलग ही तरह के प्लांट दिखने लग गए। तो इससे फिर बाद में पता चला कि यार कोई ना कोई चीज ऐसी है जो इनको इंक्रीज कर रही है, जो इनको बढ़ा रही है। और उसको बाद में नाम दिया जिब्रेलिन। अब जिब्रेलिन नाम कैसे आया वो भी देखते हैं अपन। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन। फिर बाद में कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने सीरियल वाइज सारा एक्सपेरिमेंट किया, और बाद में पता चला कि ये जो है इस तरीके से इसका जिब्रेलिन नाम पड़ा। तो देखें, सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे आपके जापानी साइंटिस्ट है, देखो ये, है ना, नाम भी इनका ऐसा अजीब सही है, कुरोसोवा। कौन? कुरोसोवा। तो सर्वप्रथम इनको एक होरी नाम के साइंटिस्ट ने देखा, होरी। और उन्होंने देखा कि चावल के जो पौधे हैं वो एक्स्ट्रा ग्रोथ में लंबे हो रहे हैं, पतले भी हो रहे हैं, और उनके इंटरनोड है। इंटरनोड बोले तो ये इंटरनोड आपकी जो हाथ है, हाथ की, ये वाला तो पूरा हो गया नोड, ये इंटरनोड, ये नोड, ये इंटरनोड, जो दो नोड को आपस में जोड़े इंटरनोड, उनमें एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है और पादप जो है वो काफी लंबे हो रहे हैं। और इस डिजीज को उन्होंने नाम दिया बकाने। क्या नाम दिया? बकाने। बकाने, जिसके अंदर प्लांट की एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है। जो प्लांट जो है वो पतला दुबला हो जाता है बिल्कुल, और लंबा काफी ज्यादा हो जाता है। बकाने, तो होरी ने सबसे पहले ये देखा था। और उन्होंने बताया कि ये जो डिजीज हो रही है बकाने डिजीज, ये एक फंजाई, फंजाई फ्यूजिकोरी जिब्रेला, फ्यूजिकोरी जिब्रेला से होती है। और इसीलिए इसका नाम जो पड़ गया वे क्या पड़ गया बेटा? जिब्रेलिन नाम पड़ गया। फ्यूजिकोरी जिब्रेला से होती है और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? जिब्रेलिन। तो ये याद रखना आपको। फाइव, होरी ने सबसे पहले ये देखा बकाने डिजीज होती है जिसमें एक्स्ट्रा ग्रोथ कर लेते हैं प्लांट। और बाद में पता चला कि ये बकाने डिजीज जो होती है वो एक फंगाई फ्यूजिकोरी जिब्रेला से होती है, और इसीलिए इस हार्मोन का नाम जो दे दिया वो जिब्रेलिन दे दिया। अच्छा, आइडिया कैसे लगा? तो इन्होंने क्या किया, इस कवक का ग्रोथ करवाया, ग्रोथ करवा के इसमें से इसका एक्सट्रैक्शन लिया, मींस इसका लिक्विड लिया, और उस लिक्विड के इंजेक्शन को भर भर के चावल के पौधों में वापस दिए। तो देखा कि रियलिटी में जो सामान्य पादप थे, जो नॉर्मल प्लांट थे, उनकी ग्रोथ भी कैसी हो गई? डबल हो गई। और यही डिजीज वापस उनको हुई। तो बाद में आइडिया लग गया कि ये जिब्रेला जो है, हाँ, फंजाई, इससे एक हार्मोन निकलता है जिब्रेलिन, और उसको नाम दे दिया गया जिब्रेलिन। हाँ,
sometime you should have patience, Mr. XYZ. पेशेंसफुली किसी चीज को सुनना और वेट एंड वॉच हाउ आई कैन गिव आइडिया टू यू, कितना डीप में जाएंगे, कितना काम का है और कितना नहीं है. सो लिसन केयरफुली एंड टेक नॉलेज, and if you know sufficient, then you can quit from the class. Getting, Mr. XYZ, anyone? So अगर आपको लग रहा है कि आई नो सफिशिएंट और मुझे इस चैप्टर से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, देन यू आर फ्री फ्रॉम 1 आवर और 2 आवर और 3 आवर. हो सकता है 3 दिन और चले, तो 3 दिन के लिए आप फ्री रह सकते हो, है ना. और सिंपली नहीं तो आप ना ऐसे सोचो कि रिवीजन हो जाएगा, तो होएगा जितने दिन में हो जाएगा. अपने क्या है, 2 दिन में होएगा तो 2 दिन रिवीजन कर लेंगे, और जाना 1 घंटा ही है, या फिर 1 घंटा तुम दूसरी चीज पढ़ लो ताकि तुम्हारा टाइम खराब नहीं होगा. देन एक साइंटिस्ट आए, वो थे कुरोसोवा. कुरोसोवा कुरोसोवा नाम के साइंटिस्ट थे. फिर इन्होंने ये बताया कि इस कवक से जो फिल्ट्रेट लिया गया और उसका अपन जब चावल के पौधों में या धान के पौधों में इंजेक्शन लगाते हैं या एक्सट्रैक्शन का छिड़काव करते हैं, तो उनमें भी इंटरनोड में काफी ज्यादा ग्रोथ होती है. तो होरी, देन कुरोसोवा, देन याबूता. याबूता ये साइंटिस्ट जो हैं, इन्होंने मिलके काम किया हुआ है, याबूता. और सारे देखो लगभग साइंटिस्ट जो लग रहे हैं वो एक तरह से जापानीज साइंटिस्ट है. याबूता साइंटिस्ट थे. इन्होंने इसका नाम जो रखा वो जिब्रेलिन, मींस डिस्कवरी इन्होंने करी, लेकिन नेम जो गिवन था वो आपके किसने दिया था, जिब्रेलिन, याबूता ने दिया था. किसने दिया, याबूता ने. देन सबसे पहले क्रिस्टल फॉर्म में ब्रायन ब्रायन नाम के एक साइंटिस्ट थे. इन्होंने सर्वप्रथम क्रिस्टल फॉर्म में इसको लिया. और जिब्रेलिन A3 मींस आज तक 125 जिब्रेलिन खोजे जा चुके हैं, 125 जिब्रेलिन खोजे जा चुके हैं. उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट जिब्रेलिन है, सबसे ऊपर जिस पे काम हुआ है, सबसे ज्यादा काम जिस पे हुआ है, वो है जिब्रेलिन A3. तो उसका क्रिस्टलीकृत फॉर्म, क्रिस्टलाइजेशन जिसने किया था सबसे पहले, वो थे ब्रायन साइंटिस्ट. कौन से, ब्रायन साइंटिस्ट. और इसके बाद में इस जिब्रेलिन A3 का स्ट्रक्चर, जिब्रेलिन A3 इसका जो स्ट्रक्चर बताया गया कि इसकी संरचना कैसी होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो बताया आपके क्रॉस ने. किसने बताया, क्रॉस. और उन्होंने बताया कि इसके अंदर कार्बन होते हैं 19, हाइड्रोजन होते हैं 22 और O होते हैं 6. तो इसकी जो ये संरचना दी थी वो किसने दी थी, क्रॉस नाम के साइंटिस्ट ने दी थी. गेटिंग, यहां तक सबको आइडिया लग गया बेटा. और अब तक कितने 125 जिब्रेलिन खोजे जा चुके हैं, जिसमें से जिब्रेलिन A1 से लेके जिब्रेलिन A7 तक सबसे ज्यादा काम में आते हैं. उसमें से भी जिब्रेलिन A3 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरली प्लांट में पाया जाता है. और जिब्रेलिन A4 एंड जिब्रेलिन A7 इन दोनों का मिक्सचर जो है वो इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत सारे कामों के लिए किया जाता है. तो जिब्रेलिन A3 तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेचुरली है, और A4 और A7 दोनों का मिक्सचर जो है वो आपके इकोनॉमिकली इंडस्ट्रियल एरियाज में किया जाता है, ताकि वहां पे आपके फलों को पकाने में या कुछ भी काम के अंदर ये काम में आता है रिलेटेड टू इस. और जिस प्रकार से अपन ने देखा था कि ऑक्सीन जो हार्मोन है उसको बनाने के लिए, इंडोल एसिटिक एसिड को बनाने के लिए उसका प्रिकर्सर कौन सा काम में लिया था अपन ने, याद करके बताओ, चैट बॉक्स में लिखो कि ऑक्सीजन बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल में मैंने प्रिकर्सर क्या बताया था. देखते हैं किस किस को याद है. हाँ, वेरी गुड, इट्स अ ट्रिप्टोफैन. राइट, ट्रिप्टोफैन. हाँ, तो इसके लिए आपके Ga3 के लिए, Ga3 को अगर आपको बनाना है तो आपको चाहिए मेवेलोनिक एसिड. कौन सा चाहिए, मेवेलोनिक
एसिड, मेवेलोनिक एसिड। ये जो हार्मोन बनाना है आपको GA3, तो इसके लिए आपको क्या चाहिएगा? मेवेलोनिक एसिड। ट्रिप्टोफैन चाहिए था ऑक्सिन के लिए, और जिब्रेलिन के लिए आपको क्या चाहिए? मेवेलोनिक एसिड का काम लेना पड़ेगा। देन देखते हैं इसका बायो एसे कैसे करते हैं। बायो एसे इंपॉर्टेंट है बेटा बहुत, यहाँ से क्वेश्चन आता है। जैसे एविना कर्वेचर टेस्ट जो ऑक्सिन के लिए किया गया था, वैसे ही बायो एसे। अरे मैंने क्या काम किया, मैंने इसका रिकॉर्डिंग ऑन किया नहीं किया? हाँ ठीक है। बायो एसे जो है इसका, वो एक तो आपके सबसे पहले जो इसका बायो एसे किया गया था वो ड्वार्फ पी इलोंगेशन, ड्वार्फ पी इलोंगेशन, ये इसका बायो एसे है। एक तो बायो एसे का मतलब पता है क्या होता है? बायो एसे का मतलब है कि जिब्रेलिन की कितनी क्वांटिटी किसी प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर सकती है, उस क्वांटिटी का पता करना बायो एसे कहलाता है। ऑक्सीजन की कितनी क्वांटिटी, मिनिमम कितनी क्वांटिटी चाहिए कि जिससे कि ये प्लांट जो है वो ग्रो कर जाए। वैसे ही जिब्रेलिन का बायो एसे लगाने के लिए सबसे पहले किया गया ड्वार्फ पी इलोंगेशन के ऊपर टेस्ट। मींस पी के कुछ दाने लिए गए, और जब उनके हल्के से दाने लेके उनको सीड के रूप में यहाँ पे बोया गया, तो जो आपके क्या प्ल्यूम्यूल निकले, प्ल्यूम्यूल प्ल्यूम्यूल निकले जर्मिनेशन के बाद में, और इधर से निकले रेडिकल्स। तो इन प्ल्यूम्यूल्स को काट लिया गया। इन प्ल्यूम्यूल को काट के एक को तो जिब्रेलिन दिया गया इंजेक्शन के थ्रू, और दूसरे प्ल्यूम्यूल के पार्ट को बिना जिब्रेलिन के रखा गया। तो जिब्रेलिन की इनके अंदर जैसे ही क्वांटिटी दी, तो ये प्लांट जो था वो काफी लंबा हो गया, और ये वाला जो है इसकी ग्रोथ नहीं हुई। तो ये ड्वार्फ पी इलोंगेशन से ये पता चलता है कि कितना क्वांटिटी जिब्रेलिन का देने से ग्रोथ होती है। तो वो पहले 0.1 ग्राम, 0.2 मिलीग्राम, 0.3 मिलीग्राम ऐसे क्वांटिटी देते हैं। तो 0.1 मिलीग्राम देते ही इसकी लेंथ में 50% का ग्रोथ आ गया, जबकि जिसको बिना ट्रीट किए हुए रखा उसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई। तो इससे शो हुआ कि आप पी प्लांट से इसका बायो ऐसे कर सकते हैं। दूसरा इसका जो बायो ऐसे किया था बेटा, वो किया था जो बोले तो बार्ले। तो ये दो बायो ऐसे याद रखना, बार्ले एंडोस्पर्म बायो ऐसे, बार्ले एंडोस्पर्म बायो ऐसे। तो एक तो बार्ले का ध्यान रखना और एक मटर का। और उसका अपन ने किस पे किया था बताओ चैट बॉक्स में जाके, उसमें अपने किसका किया था? ऑक्सीजन के लिए बायो ऐसे किसका लगाया था? हम्म, हाँ, इट्स अवीना ग्रास टेस्ट, वेरी गुड। तो बार्ले का इसमें क्या क्या किया देखो, बार्ले में क्या किया, जो इसका एंडोस्पर्म था बार्ले का, उस एंडोस्पर्म को निकाला गया और दो पेट्री डिश ली गई, दो पेट्री डिश ली। एक पेट्री डिश में डाला डिस्टिल वाटर, और दूसरे पेट्री डिश के अंदर डाला जिब्रेलिन, जिब्रेलिन। और इस बार्ले का जो एंडोस्पर्म होता है, जो सीड के ऊपर जो कवर होता है, उसको इनके अंदर रखा गया, दोनों को, एक को डिस्टिल वाटर के अंदर रखा गया और एक को जिब्रेलिन के अंदर रखा गया। जिसको डिस्टिल वाटर के अंदर रखा उसके अंदर शुगर का टेस्टिंग किया, रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है कि नहीं है, क्योंकि पहले एंडोस्पर्म में ये शुगर नहीं बनती है, ये एंडोस्पर्म में शुगर नहीं बनती है। लेकिन जैसे ही जिब्रेलिन के अंदर डालते हैं तो शुगर की क्वांटिटी अचानक से बढ़ जाती है। तो डिस्टिल वाटर में जिनको डाला गया एंडोस्पर्म को, उसके अंदर शुगर का एब्सेंट, मीन शुगर का कोई टेस्टिंग वहां पे ना फेलिंग ना बेनेडिक्ट, कोई शो नहीं हुआ। अपन ने पढ़ा था फेलिंग टेस्ट और रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का पता करने के लिए 11th क्लास में अपन ने फेलिंग टेस्ट पढ़े थे, और बेनेडिक्ट टेस्ट पढ़ा था, CuSO4 का घोल क्यूप्रस क्यूप्रिक में कन्वर्ट होता है। हाँ, याद आया कुछ? यस और नो? हाँ। तो जिनके अंदर डिस्टिल वाटर में एंडोस्पर्म को रखा गया वहां पे कोई ग्रोथ नहीं हुआ,
और जिनके अंदर अपन ने जिब्रेलिन डाला, क्या डाला, जिब्रेलिन, वहां पे रिड्यूसिंग शुगर का प्रेजेंस पाया गया। तो इससे पता चलता है कि जिब्रेलिन जो है वो आपके शुगर की क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहा है, और उसकी इतनी क्वांटिटी भी शुगर बना सकती है। तो उसका एक बायोएसे और हो जाता है। तो दो बायोएसे ध्यान रखने हैं, ड्वार्फ पी इलोंगेशन और बार्ले एंडोस्पर्म बायोएसे। अब अपन आते हैं इनके फंक्शन पे कि ये जिब्रेलिन का काम क्या क्या है। फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन, पूरा नहीं लिखेंगे बार बार। फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन के अंदर, अब एक तो आपको ये पता है ही बेटा कि जितने भी जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट्स हैं, जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट, कोई अगर बोना है तो उसकी आप क्या करवा सकते हो, ग्रोथ करवा सकते हो। क्योंकि जो बोने पौधे हैं उनकी लंबाई में ग्रोथ करवाना है तो आप जिब्रेलिन वहां पे डाल सकते हो। तो जिब्रेलिन का मेन फंक्शन तो यही है कि ये आपके बोने पौधों को जिब्रेलिन डालने पे उनकी ग्रोथ हो जाती है। दूसरा है जितने भी एरियल पार्ट्स हैं, ग्रोथ ऑफ एरियल पार्ट्स। बेटा एक चीज ध्यान देते जाना, अभी मैं लास्ट में आपसे पूछूंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीन एंड जिब्रेलिन। तो जो जो अब मैं जो चीजें बता रहा हूं तो उसमें आपको क्या चेंजेस नजर आ रहे हैं, कंपैरिजन करना, ये आप देख लेना एक बार। सो ग्रोथ ऑफ एरियल पार्ट्स, ग्रोथ ऑफ एरियल, एरियल पार्ट्स, एरियल पार्ट्स इन द सेंस स्टेम, लीव्स, है ना, ब्रांचेस, बर्ड्स, ये सारे पार्ट्स में ये ग्रोथ करता है, इनकी आकार को इंक्रीज करेगा, ग्रोथ बढ़ाएगा, ठीक है। फिर मैच्योरिटी, या फिर ले लेते हैं बोल्टिंग, बोल्टिंग। थर्ड जो इसका काम है वो है बोल्टिंग। बोल्टिंग का मतलब होता है, कई पौधे ऐसे होते हैं, ऐसे, और यहाँ पे मान लो गोभी लग रही है, ये पत्तियां हैं और यहाँ पे बीच में क्या लग रही है, गोभी। इसको कहते हैं रोजेट शेप। कौन सा शेप, रोजेट। गुलदस्ता जैसे देते हैं ना, विल यू मैरी मी, वैलेंटाइन डे विल यू मैरी मी, वो वाला। तो ये रोजेट शेप का होता है। लेकिन अगर आप इन पे जिब्रेलिन डालते हो तो ये सारे के सारे प्लांट ऐसे हो जाते हैं। डिफरेंस दिखा। इसको कहते हैं बोल्टिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं, बोल्टिंग इफेक्ट, जिसमें आपके जो रोजेट शेप वाली जो चीजें हैं वो छोटी है, अब इनके स्टेम में भी ग्रोथ हो जाएगी, इनकी लीफ भी बढ़ जाएगी और सारा ओपन हो जाएगा पूरा प्लांट। सो जिब्रेलिन जो है वो बोल्टिंग इफेक्ट शो करता है। जिब्रेलिन को अगर आप इस पौधे के ऊपर डालोगे तो ये पौधा जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज नोन एज बोल्टिंग इफेक्ट, क्योंकि देखो ग्रोथ बढ़ रही है। अच्छा, बोल्टिंग इफेक्ट बढ़ने का सर फायदा क्या है, क्यों करवा रहे हो आप ऐसा? छोटा पौधा ही अच्छा है, पर छोटे पौधे में बेटा एक तो देखो फ्लावर कम लगेंगे, बड़ा पौधा है तो उसके अंदर फ्लावर भी ज्यादा लगेंगे। दूसरा, सारी लीफ देखो एकदम पास पास में थी तो फोटोसिंथेसिस कम होता है, क्योंकि सरफेस एरिया ढका हुआ रह जाता है कई बार। इनमें सारा सरफेस एरिया खुला हुआ है तो ऑटोमेटिकली आपका फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा। फिर एडवेंटियस बर्ड्स वो ज्यादा निकलेगी आसपास में, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो फ्लावर ज्यादा होंगे और ऑटोमेटिकली फ्रूट भी ज्यादा होंगे। सो जिब्रेलिन का ये काम, बोल्टिंग इफेक्ट, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जो कि ऑक्सीजन शो नहीं करता और ये करता है। उसके बाद में मैच्योरिटी, मैच्योरिटी लाना जल्दी फ्लावर के अंदर और प्लांट के अंदर, तो इसका ये फोर्थ फंक्शन, ये भी याद रखना है आपको, मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के बाद में डोरमेंसी, फिफ्थ डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब क्या होता है, किसी सीड का जर्मिनेशन लेट करवाना, किसी सीड का जर्मिनेशन लेट करवाना, ठीक है ना। तो जिब्रेलिन जो है वो क्या करता है, डोरमेंसी को रिमूव करता है, रिमूव डोरमेंसी, रिमूव डोरमेंसी।
होता क्या है इसके अंदर कि सीड जो है उनके अंदर कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, विशेष प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निष्क्रिय होते हैं, मींस इनएक्टिव। जैसे ही आप इनके ऊपर जिब्रेलिन का टेस्ट लगाओगे, मींस जिब्रेलिन इनके ऊपर डालोगे, तो वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं और वो यहाँ पे डाइजेशन शुरू कर देते हैं। और इस वजह से ये डोरमेंसी टूट के, मींस डोरमेंसी यहाँ से रिमूव हो जाती है और सीड का जर्मिनेशन जल्दी हो जाता है। सो सीड का डोरमेंसी को रिमूव करने के लिए जिब्रेलिन का यूज किया जाता है। तो यहां से मैं ये भी एक और फंक्शन बना सकता हूं, सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन ये भी होगा क्योंकि सीड डोरमेंसी अगर टूटेगी तो जर्मिनेशन भी ये जल्दी लेके आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में फ्लावरिंग, सिक्स्थ सेवेंथ अपन ले लेते हैं, फ्लावरिंग को बढ़ाता है, फ्लावरिंग को इंप्रूव करेगा, फ्लावरिंग बढ़ेगी। जितना ज्यादा जिब्रेलिन आप ऊपर छिड़कोगे तो उतना ही ज्यादा। अब इसका एक और मेन इंपॉर्टेंट काम जो पूरा अलग है ऑक्सीजन से, वो है वर्नेलाइजेशन, वर्नेलाइजेशन, आठवां काम इसका। देखो बोल्टिंग जैसे अपन ने पढ़ा, रोजेट को लॉन्ग करना या रोजेट फॉर्म को हटा के लॉन्ग प्लांट को उगाना, वो बोल्टिंग है। वैसे वर्नेलाइजेशन क्या होता है, कुछ पौधों को फ्लावर ग्रो करने के लिए बहुत ही कम टेम्परेचर चाहिए होता है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें फ्लावर जो ग्रो करते हैं वो उनके लिए बहुत ही कम टेम्परेचर, मीन्स 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसा टेम्परेचर चाहिए। लेकिन अगर आपने जिब्रेलिन का यूज किया है तो इसको तो अपन बोल रहे हैं वर्नेलाइजेशन, जहां पे अपने को क्या लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है, लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट होता है फॉर द फ्लावरिंग, फॉर फ्लावरिंग। अब इसका मतलब है अगर लो टेम्परेचर नहीं मिला तो फ्लावर ग्रो नहीं करेंगे। जैसे क्राइसेंथेमम हो गया, हैनबेन पौधा हो गया, हैनबेन, हैनबेन, क्राइसेंथेमम, ये पौधे ऐसे हैं जिनको फ्लावर उगाने के लिए कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। अब इसका मतलब इन पौधों के अंदर फ्लावर तभी ग्रो करेंगे जब लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है। तो इसको कहते हैं वर्नेलाइजेशन प्रोसेस। क्या कहते हैं? वर्नेलाइजेशन। अब मुझे लेकिन पहले ही फ्लावर चाहिए ताकि पॉलिनेशन हो सके, ताकि नए सीड बन सके, तो मुझे पहले फ्लावर चाहिए, तो क्या करो, जिब्रेलिन A3 का यूज कर सकते हो, जिब्रेलिन A4 और A7 का मिक्सर यूज कर सकते हो इन दोनों के अंदर। तो ऑटोमेटिकली वर्नेलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मींस लो टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी और नए फ्लावर ग्रो कर जाएंगे। गेटिंग बेटा? हाँ, पता चल गया ये वाला वर्नेलाइजेशन क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं वसंतीकरण। मींस किसी भी प्लांट में फ्लावर उगाने के लिए जब लो टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है तो उसको बोलते हैं वर्नेलाइजेशन। अब इसके लिए क्या करें, जिब्रेलिन A3 या A4 और A7 का मिक्सचर यूज करके आप इस कम तापमान की जो जरूरत थी, जो लो टेम्परेचर की जरूरत थी, उसको आप रिमूव कर सकते हो। गेटिंग? देन सेक्स, जैसे अपन ने देखा था 9th वाला सेक्स, अपन ने देखा था कि ऑक्सीन हार्मोन जो है वो मेल फ्लावर को हटा के फीमेल फ्लावर लेके आता है, मेल फ्लावर को हटा के फीमेल फ्लावर लाता है। ठीक है, ये जिब्रेलिन क्या करता है, फीमेल फ्लावर को हटा के मेल फ्लावर लाता है, जिसको बोलते हैं मस्कुलाइन इफेक्ट, मस्कुलाइन इफेक्ट। उसको मैंने क्या नाम दिया था? फेमिनाइजिंग इफेक्ट। फेमिनाइजिंग बोले तो फीमेल, मींस ऑक्सीजन जो है अगर उसको आप छिड़कोगे तो मेल फ्लावर मींस स्टेमन वहां से रिमूव हो जाएंगे और पिस्टिल ज्यादा ग्रो करेंगे, उससे एक ज्यादा मिलेंगे और फ्लावर और सीड ज्यादा बनेंगे और ऑटोमेटिकली फ्रूट ज्यादा बनेंगे। यहाँ पे ये क्या कर रहा है,
यहाँ पे ये फीमेल फ्लावर मींस पिस्टिल को रिमूव करके उसकी ग्रोथ को रिड्यूस करके मस्कुलाइन इफेक्ट को शो करता है, स्टेमन को इंक्रीज करता है। तो ये एक बहुत बढ़िया डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपके जिन पौधों में ये मस्कुलाइन इफेक्ट शो करता है उनमें है हेम्प और स्पिनच, पालक, और उसके अलावा कुकुम्बर। तो इनके अंदर ये मस्कुलाइन इफेक्ट शो करता है। स्पिनच, कुकुम्बर, खीरा ककड़ी, कुकुम्बर, कुकुम्बर, गेटिंग, है ना? हेम्प, स्पिनच एंड कुकुम्बर, ये सेक्स के फेमिनाइजिंग इफेक्ट को रिमूव करके मस्कुलाइन इफेक्ट को शो करते हैं। ओके, और लास्ट एंड फाइनल इसका जो है वो है ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट जो होती है वो होती है आपके या तो फोटोट्रॉपिक या होती है जियोट्रॉपिक। तो जिब्रेलिन हार्मोन जो है वो आपने सनफ्लावर देखा है? सनफ्लावर, सनफ्लावर, सनफ्लावर जो होता है वो क्या करता है? जैसे जैसे सनलाइट जिसको जिस साइड से मिलती है उस साइड में ही वो मूव करता है, मूव करता है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट को बढ़ाने के लिए मींस जैसे सनफ्लावर का फोटोट्रॉपिक जो होता है, फोटोट्रॉपिक, ये इस मूवमेंट को जिब्रेलिन ए3 करवाता है। सनफ्लावर की जो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? जिब्रेलिन ए3। गेटिंग? आया समझ में बेटा सारे के सारे इनके फंक्शन? अब सर मेरे डेली लाइफ में ये क्या उपयोगी है, पढ़ तो लिए, चलो खाली याद ही करेंगे कि अपने लाइफ में कुछ उपयोगी भी है, इनको अपन कैसे काम में ले सकते हैं? तो बेटा अपन तो काम में नहीं ले सकते, लेकिन इनका काम जो आता है वो आपके इंडस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा है। तो अपन वो उपयोग समझते हैं। जैसे कि मान लो कमर्शियल यूज, तो देखते हैं कमर्शियल यूज क्या क्या अपने। कमर्शियल यूज देखते हैं अपन, कमर्शियली इनको कहाँ यूज करेंगे? कमर्शियली यूज ऑफ जिब्रेलिन। फर्स्ट जो इसका यूज है बेटा वो है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी मींस अगर आपको बिना सीड के, बिना सीड के फ्रूट चाहिए तो आप ऑक्सीन, सर उसमें तो ऑक्सीन यूज करते थे, पर बेटा ऑक्सीन के साथ में जिब्रेलिन, जिब्रेलिन जो है वो 5000 टाइम मोर इफेक्टिव है पार्थेनोकार्पी के लिए। मींस ऑक्सीन मान लो 1 गुना इफेक्ट दे रहा है, 1 टाइम इफेक्ट दे रहा है ऑक्सीन, 1 टाइम इफेक्ट दे रहा है कौन? ऑक्सीन पार्थेनोकार्पी के लिए। तो जिब्रेलिन जो है वो 5000 टाइम मोर इफेक्टिव, 5000 टाइम मोर इफेक्टिव देन ऑक्सीन, मोर इफेक्टिव। ठीक है ना? ऑक्सीन से ज्यादा काम आ रहा है आपके जिब्रेलिन। इसका मतलब अगर आपने जिब्रेलिन की बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन भी प्लांट में दे दी तो विदाउट सीड आपको फ्रूट मिल जाएंगे। गेटिंग? जैसे आजकल एप्पल को भी बिना सीड के उगाया जा सकता है अगर आपने जिब्रेलिन ज्यादा काम में लिया तो। एप्पल जिसके अंदर तो आपको ध्यान होना चाहिए ये तो फॉल्स फ्रूट है, थैलेमस भी इसके अंदर कवर होता है और सीड भी बनते हैं और 2-3 सीड होते हैं, लेकिन आप बिना सीड के एप्पल को भी ग्रो कर सकते हो। पियर, नाशपाती, एप्पल, इनको आप ग्रो कर सकते हो। और टोमेटो, टोमेटो के अंदर भी आप यूज कर सकते हो। टोमेटो में एक भी बीज नहीं मिलेगा, केवल टोमेटो का आपको अंदर का जो एपिकार्प होता है वो ही मिलेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। टोमेटो, राइट, टोमेटो एंड एप्पल। गेटिंग? दूसरा, फ्रूट की ग्रोथ अगर आपको बढ़ानी है, फ्रूट की ग्रोथ बढ़ानी है, मान लो मेरे अंगूर जो हैं, मैंने अंगूर उगाए, वो अंगूर काफी छोटे छोटे उग रहे हैं, तो अंगूर को ग्रो करवाने के लिए आप यूज कर सकते हो टोमेटो। उसका साइज छोटा है और साइज को मुझे बढ़ाना है। देखो साइज जितना बड़ा होगा तो कमर्शियली बहुत फायदा है, एक तो कम तुलेंगे और आपको पैसे तो ज्यादा मिलने ही है, ठीक है ना? छोटे छोटे ज्यादा तुलते हैं तो टोमेटो का साइज बड़ा हो जाता है, अंगूर का साइज बड़ा होता है। तो दूसरा इसका फंक्शन जो है वो फ्रूट, फ्रूट ग्रोथ इसमें काम आता है, और खासकर ग्रेप्स और टोमेटो।
इनकी ग्रोथ के लिए आप काम में इसको ले सकते हो। मैं फिर बोला, अपन काम में नहीं लेंगे, कौन काम में लेगा? कमर्शियली इनका यूज किया जाता है। और फ्लावरिंग, फ्लावरिंग इंप्रूवमेंट कर सकते हो आप। कैसे? मैंने भी बताया था आपको, हेम्प या क्रायसेंथेमम या हैनबेन पौधा जिनके अंदर वर्नलाइजेशन होता है, तो अब उनमें तो फ्लावर लगेंगे नहीं, और फ्लावर नहीं लगेंगे तो आपको वेट करना पड़ेगा कि एक तो फ्लावर, मान लो सजावटी पौधे में आपको आपने लगाया घर पे, तो सजावट के लिए फ्लावर तो आने चाहिए, पर आ ही नहीं रहे हैं। रिड्यूस टेम्परेचर अपने को चाहिए, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? जिब्रेलिन का छिड़काव कर दो, तो ये फ्लावर जो फ्लावरिंग पोट जो होते हैं वो अच्छे दिखने लग जाते हैं। तो जिब्रेलिन से फ्लावरिंग करवाया जा सकता है, ठीक है। और उसके अलावा किसानों को बहुत ज्यादा फायदा इससे, क्योंकि ब्रेकिंग डोरमेंसी, ये डोरमेंसी को रिमूव करता है, डोरमेंसी को रिमूव करता है। तो अगर मुझे, हाँ, होता है, अगर आप इनको ज्यादा यूज करते हो, मैं यही कहना चाह रहा था कि इफ यू आर यूजिंग, देखो नेचुरली जितना है वो तो है ही, फिर 1-2% आपने इंक्रीज किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन लालच के मारे कि यार टमाटर इतना है, टमाटर इतना है तो उसको इतना बड़ा कर दो, इसके लिए जिब्रेलिन एक्स्ट्रा डाल दो। आपने डाल दिया, टमाटर बड़ा भी हो जाएगा, लेकिन उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाएगी। फिर आप वो टमाटर खा तो रहे हो, लेकिन उतनी मात्रा में उसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड नहीं मिलेगा आपको, उतनी मात्रा में उसके अंदर विटामिन सी नहीं मिलेगा आपको, और दूसरे जो न्यूट्रिशन है वो वैल्यू भी कम हो जाती है। एक कैंडिडेट ने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज पोम? पोम बेटा एप्पल जैसे फ्रूट होते हैं, पोम जो है वो एप्पल, पियर, इन फ्रूट का फ्रूट को बोला जाता है पोम, पोमेसियस फ्रूट, एप्पल, पियर, गेटिंग? हाँ। और फिर है इसमें फिफ्थ वाला जो इंपॉर्टेंट, वो है डिलेड, डिलेड राइपनिंग। इसका क्या फायदा? सर फल तो जल्दी पकने चाहिए, फिर जल्दी राइप हो जाएंगे तो फायदा ही है ना, फायदा है। तो ये डिलेड क्यों करवाता है, मतलब जिब्रेलिन का उपयोग करके आप इसको डिले क्यों करवा रहे हो? तो डिले मैंने बोला आपको बेटा कि मान लो कि कोई चीज तमिलनाडु में ज्यादा आ रही है और वो कुचेरा तक पहुंच रही है, तो उस टाइम पे मुझे डिलेड राइपनिंग करवानी पड़ेगी। अगर मान लो ये वहीं पे पक गए जल्दी पेड़ के ऊपर ही, और अब ये कुचेरा तक पहुंचते पहुंचते तो पूरे गल जाएंगे, तो जैसे बनाना हो गया, एप्पल हो गया, इनको डिलेड राइपनिंग करवाया जाता है, ताकि क्या हो, और आलू हो गए, तो यहां तक पहुंचने तक वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली राइप हो जाएंगे। तो जिब्रेलिन का छिड़काव करके उनकी राइपनिंग को देरी से किया जा सकता है। और दूसरा, अभी मान लो बरसात का मौसम ज्यादा है और अगर ये फल पक पक के नीचे गिर गए तो खराब भी हो जाएंगे, तो कई किसान क्या करते हैं, पेड़ के ऊपर ही छिड़काव कर देते हैं ताकि इनकी राइपनिंग जो हो वो धीमे हो, और जब मेरी मर्जी हो तब मैं इनको तोड़ूं, फिर मैं तोड़ने के बाद में, हाँ, ये सचिन मैं समझा नहीं, क्या लिखा तुमने? RNA? हाँ, फिर एक इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है गन्ने के अंदर माल्ट को बढ़ाने के लिए। एक मिनट में आता हूं उस पे। ये इसका उपयोग है माल्ट इंक्रीज करने के लिए, माल्ट को इंक्रीज करने के लिए। मैंने आपको क्या बोला कि मान लो कि ये एक नोड, ये दूसरा नोड, ये तीसरा नोड, ये चौथा नोड और ये पांचवा नोड, ये गन्ने का पौधा है, ठीक है। हाँ, अब जिब्रेलिन का यूज करके आप नोड की, इंटरनोड की ग्रोथ करवाते हो, ये इंटरनोड की ग्रोथ करवाते हो आप। इंटरनोड जितना बड़ा होगा, मान लो अब इंटरनोड इसमें इससे बड़ा हो गया, ये इंटरनोड इतना बड़ा हो गया, ये इंटरनोड हो गया, तो गन्ने का जो पौधा है वो भी आपके क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो उस वजह से इसके अंदर माल्टोज शुगर, कौन सी शुगर? माल्टोज, माल्टोज शुगर बढ़ जाती है, जो कि कमर्शियली काफी, हाँ, डिलेड राइपनिंग, ये तो सही बात है, कमर्शियली ये काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा, कमर्शियली ये ज्यादा, काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा, ठीक है। तो शुगर केन में माल्ट को इंक्रीज करने के लिए ज्यादा काम में आता है। तो कैसे करता होगा ये, माल्टोज को कैसे बढ़ाता होगा? तो संभवतः ये क्या करता होगा कि ये एक तो इंटरनोड को बढ़ा देता है, दूसरा ये एमाइलेज एंजाइम को इधर एक्टिवेट कर देता है। जितना एमाइलेज बढ़ेगा, तो जो भी फोटोसिंथेसिस के द्वारा स्टार्च बना है
वो सारा का सारा स्टार्च कन्वर्ट हो जाएगा माल्टोज के अंदर, क्योंकि माल्टोज इज आल्सो ए सिंपल शुगर। ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज ये सब सिंपल शुगर ही तो है, तो ये माल्टोज को यहाँ पे इंक्रीज कर देता, और माल्टोज बाद में टूट के 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के दे देगा। गेटिंग? सो माल्ट को इंक्रीज करने के और गन्ने को बढ़ाने के लिए। तो ये थे आपके काम किसके? जिब्रेलिन के। अब मैं आ जाता हूं आपके पास। एक्चुअली समवन इज थिंकिंग कि सर आपने मुझे ऐसा आंसर क्यों दिया, बट बेटा मैं कंफ्यूज हो रहा था, मेरा कॉन्सेंट्रेट जो है वो टूट रहा था ड्यू टू चेटिंग बॉक्स, क्योंकि मैं अगर वो आंसर करने बैठता उस टाइम पे तो वो मैं पूरा कर नहीं पाता है ना। तो डोंट टेक टेंशन, मैंने अदर वे में नहीं लिया, और फ्री रहो, मस्त रहो। बट मैं उस टाइम पे मेरा कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि पहले 3-4 चेटिंग आ चुके थे और उसके बाद में एक और आया, इसलिए। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट बेटा? ओके, चलो। तो मैं उस मेरा कंसंट्रेशन जा रहा था, इसलिए मैंने वो बोला आपको। चलो ठीक है ना? मस्त रहो, बढ़िया रहो, पढ़ो अच्छे से। तो जिब्रेलिन बेटा सबको समझ में आया? जिब्रेलिन आपको सबको समझ में आया बेटा? सिंपल फंक्शन, इनके बायो ऐसे ही याद करने अपने को, है ना? और साइटोकाइनिन आज नहीं देखेंगे, ज्यादा हो जाएगा, फिर कंफ्यूज और होगे। और वैसे अब 2-3 ही बचे हुए हैं, तो आई थिंक 2 डेज में इट विल बी कंप्लीटेड। और अब मेरा जो सवाल है आपसे बेटा वो ये है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन जिब्रेलिन एंड ऑक्सिन? मेन डिफरेंस बिटवीन जिब्रेलिन एंड ऑक्सिन, कोई बताएगा? हाँ, एक तो वर्नेलाइजेशन, जो कि ऑक्सिन बिल्कुल शो नहीं करता और जिब्रेलिन शो करता है, ठीक है। ऑक्सिन वर्क ऑन रूट बट वर्क ऑन सूट। नहीं, गलत बेटा। सोनम, आपने जो आंसर किया है वो गलत है। वर्नलाइजेशन इफेक्ट इज एब्सोल्युटली राइट। ऑक्सीन का मैंने आपको आप भूल गए, शायद जल्दी भूल गए, काफी जल्दी भूल गए। ऑक्सीन का मैंने बताया था रेम और सेम। सूट एपिकल डोमिनेंट भी होता है और रूट एपिकल डोमिनेंट भी होता है ऑक्सीन तो। हाँ, ये तो ऑक्सीन तो ये दोनों ही काम कर रहा है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो ऑक्सीन केवल और केवल एपिकल डोमिनेंस होता है, जबकि जिब्रेलिन तो इंटरनोड को बढ़ा रहा है। वो एपिकल में कहाँ है? समझ रहे हो? हाँ, दूसरा है बोल्टिंग इफेक्ट। ब्लोटिंग इफेक्ट जो है आपका, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, ये एक आंसर और बढ़िया लगा मेरे को। एक तो वर्नेलाइजेशन, दूसरा बोल्टिंग इफेक्ट, वेरी गुड। और तीसरा ध्यान रखना आपको कि ये एपिकल डोमिनेंट है, जबकि जिब्रेलिन जो है वो सारे एरियल पार्ट को इंक्रीज करता है। मैंने इसीलिए वहां पे थोड़ा सा आपको, हाँ, वहां पे मैंने आपको ध्यान दिलाया था। मैंने कहा लीफ को भी बढ़ा देता है, ये लीफ के सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करता है, स्टेम को भी बढ़ाता है, ब्रांचेस को भी बढ़ाता है, बड को भी बढ़ाता है। इसका मतलब ये सारी जगह पे डायनेमिक इसकी डोमिनेंसी होती है, जबकि ऑक्सीन की केवल और केवल, हाँ, एपिकल डोमिनेंसी होते हैं। फिर कुलदीप ने एक और आंसर अच्छा दिया है। तो अभी देखो 3 मैंने आपको बता दिए हैं। एक वर्नेलाइजेशन आप दिमाग में रखना, दूसरा बोल्टिंग इफेक्ट दिमाग में रखोगे, तीसरा जो दिमाग में रखोगे, इसका ऑक्सीन का केवल एपिकल डोमिनेंस होता है, जबकि जिब्रेलिन सारी जगह पे डोमिनेट करता है और इंक्रीज करेगा। फोर्थ जो बताया कुलदीप ने वो है कि सर ऑक्सीन जो है वो फेमिनाइजिंग इफेक्ट शो करता है, फीमेल फ्लावर को बढ़ाता है, जबकि जिब्रेलिन जो है वो मस्कुलाइन इफेक्ट को शो करता है, मींस मेल फ्लावर को बढ़ाता है। गुड। अब जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बता दूं आज, ये है आपके कि ऑक्सीन जो है बनता कहाँ? एपिकल में, लेकिन मूवमेंट किधर होता? नीचे की साइड में, राइट। जबकि जिब्रेलिन जो है सभी जगह पे ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, साइड में भी जा सकता है और साइड से वापस भी आ सकता है। मींस इसका बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल फ्लो होता है, जबकि इसका यूनि डायरेक्शनल फ्लो होता है। हमेशा एपिकल में बनेगा और नीचे की साइड में ग्रो करेगा। हमेशा एपिकल में बनेगा और नीचे की साइड में ग्रो करेगा। गेटिंग? एक बार थम्स अप करके बोलो कि आपको ये सारी चीजें अंडरस्टैंड हो गई आज का।
चलो बहुत बढ़िया. नाउ वी हैव 5 to 10 मिनट. सो टुडे आई हैव ए स्टोरी फॉर ऑल ऑफ यू. ध्यान से सुनो, उसके बाद में लंच करना, पर स्टोरी सुन के ही जाएं सब बच्चे. दिस स्टोरी विल टेल यू नोट्स. योगेश, आपको नोट्स नहीं मिले प्लांट इसके? हाँ, देना पड़ेगा बेटा. नहीं, रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं करेंगे. ये स्टोरी जो है वो यूट्यूब पे जानी चाहिए. और कोई दिक्कत नहीं है. सारी सारी क्लासों में जा रही है, आपकी क्लास में भी जानी चाहिए. देखने दो. एक दुकानदार होता है, बहुत बड़ी दुकान खोलता है. हाँ, कोई दिक्कत नहीं योगेश, डोंट टेक टेंशन. 5 चैप्टर हुए हैं. मैं फोन कर दूंगा यहाँ से कि इसको थोड़े लेट नोट्स भेजे थे. तो आप क्या करो, वो 5 चैप्टर पहले दिखाओ. ठीक है. दूसरा, आपकी जो प्रैक्टिस है वो साथ में लेके जाना. और तीसरा, आपके पास में अगर कोई मॉड्यूल है तो वो भी साथ में लेके जाना, और वहां पे सर से बात कर लेना आराम से. और टेक टाइम 2 or 3 डेज. सर को बोल देना कि मैं कर लूंगा, समझ जाएंगे सर. ओके. हाँ, सो एक दुकानदार होता है, एक बहुत बड़ी दुकान खोलता है, अगरबत्तियों की दुकान. और बाहर एक बोर्ड लगाता है बहुत बड़ा सारा. यहाँ पे सुगंधित अगरबत्तियां मिलती है. यहाँ पर सुगंधित अगरबत्तियां मिलती है. तो दुकान बहुत अच्छी चलती है, बहुत बढ़िया से खरीदारी होती है. अचानक से एक विद्वान आता है. वो विद्वान कहता है, बेवकूफ, तूने ये क्या लिख दिया? यहाँ पर सुगंधित, यहाँ पर सुगंधित अगरबत्तियां मिलती है. ये सुगंधित लगाने की क्या जरूरत है? अगरबत्तियां तो सुगंधित ही होती है. तो ये तो लोगों को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा. तो वो दुकानदार सोचा, यार बहुत विद्वान बोल रहा है, बहुत सही बोल रहा है, इसकी सुनी जाए. उसने सुगंधित को हटा दिया और लिख दिया, यहाँ पर अगरबत्तियां मिलती है. दुकान ठीक ठाक चल रही थी, थोड़ी मंदी हो गई. जितने में एक और विद्वान आया. उस विद्वान ने बोला कि यहाँ पर अगरबत्तियां मिलती है, ये क्या लिखने की जरूरत है? पता है सबको कि दुकान में अगरबत्तियां मिलती है, तो ये तो लोगों को ही पता चले, तो यहाँ क्यों लगा रखे हो? तो उसने कहा, यार बात तो सही है, तो खाली इतना हो गया, अब अगरबत्तियां मिलती है. तो अब यहां भी हट गया, सुगंधित भी हट गया. अब दुकान थोड़ी सी और मंदी हो गई. वो टेंशन में आ गया, पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया. जितने में एक और विद्वान आया. उस विद्वान ने बोला कि गधे, अगरबत्तियों की दुकान है तो अगरबत्तियां ही मिलेगी, कोई साबुन थोड़ी मिलेगा. ये तो तेरी स्पेशलिटी है क्या, अगरबत्तियां? तो उसने कहा कि अगरबत्तियां लिखने की कोई जरूरत नहीं है. तो उसने अगरबत्तियां भी हटा दी. डू यू हैव माई वॉइस प्रॉपर? ओके. सो विद्वान ने बोला कि यहाँ अगरबत्तियां मिलेगी, तो अगरबत्तियां क्यों लिख रहा है? और दुकान पे ही मिलेगी, कहीं बाहर थोड़ी मिलेगी, हटा दे इसको भी. उसने अगरबत्तियां मिलती है वो भी हटा दिया. अब दुकान के ऊपर कोई बोर्ड नहीं है. आफ्टर 10 to 15 डेज बिल्कुल मंदी पड़ गई, और दुकान इतनी अच्छी चल रही थी, वो सारी की सारी दुकान कट्टे में चली गई. एक दिन एक विद्वान आया और उसने बोला कि क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों हो? क्या टेंशन में इसलिए हूँ, दुकान तो खोल ली, पर पहले बहुत अच्छी चलती थी, आजकल बिल्कुल नहीं चलती. तो कह रहे, पगले, इतनी बड़ी दुकान डाल दी, इतना खर्चा कर दिया, तो यहाँ पे इतना सा बोर्ड ही नहीं लगा सकता, यहाँ पे सुगंधित अगरबत्तियां मिलती है. एक बोर्ड लगाता, कम से कम पता चलता है दूर से कि यहाँ पे अच्छी सुगंधित अगरबत्तियां मिलती है. उसने कहा, अच्छा ये बात है. उसने वापस बोर्ड लगा दिया. सो इट्स आवर लाइफ. अपन जैसे ही अपने तरीके से सोचने लगते हैं, अपने तरीके से कुछ काम करने लगते हैं, जितने में कोई विद्वान आता है और वो बोलता है कि नहीं यार ऐसे होना चाहिए, जितने में कोई दूसरा विद्वान आएगा कि नहीं यार ऐसा होना चाहिए, जितने में कोई तीसरा आएगा कि ऐसा होना चाहिए, मेरा अंतःकरण क्या कह रहा है, मेरा मन क्या कह रहा है? मेरा मन कह रहा है कि यार बहुत तगड़ा पढ़ना चाहिए मुझे, और इस टाइम पे मुझे पढ़ना चाहिए. लेकिन कोई विद्वान आता है कि यार ले, पबजी का मैंने तेरे को मैसेज भेजा है, तू एक्सेप्ट कर, अपन खेलते हैं.
यार व्हाट्सएप पे मैंने ये वाली चीज देखी है, तू ये देखना, ये काम करते हैं। यार फेसबुक पे ये चीज हो रही है, ये करते हैं। यार वहां पे डीजे बज रहा है, तू तो बेवकूफ है, यहाँ पे पढ़ने में अपना माथा खराब कर रहा है, तू डीजे बजा। आपका मन भी क्या यही कह रहा है? तो इस कहानी से सिर्फ और सिर्फ इतना सा मैसेज देना था, सुनना सबकी है, लेकिन अल्टीमेटली करने अपनी मन की है, चाहे वो मैं ही क्यों नहीं बोलूं। अगर आपको लग रहा है कि देवेंद्र सर हमको सिर्फ और सिर्फ उल्लू बना रहे हैं और हम ये काम नहीं करना चाहिए, मत करो। आप अपने मन की करो। क्या आपका मन ये रियलिटी में कह रहा है कि टाइम खराब करना चाहिए? दिन भर फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, या फिर पबजी, या फिर और भी कोई नया गेम आ गया होगा, GTA 3, पता नहीं कौन सा रेसिंग का कोई गेम आ गया होगा, या फिर कोई गाना आ गया होगा जो आपको भटका रहा हो। गेटिंग? सो एवरी डे आपको विद्वान कहीं मिलेंगे, उन विद्वानों की सिर्फ और सिर्फ सुननी है। एक चीज अगर अच्छी लगती हो तो लो, और नहीं तो एक कान से सुनो, एक कान से लो। आपका अल्टीमेटली आपका जो मन बोले वो काम कर रहा है। गेटिंग? सो हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू एंड गिव यू पावर टू अचीव योर गोल्स। थैंक यू एवरी मच, टेक लंच।